एक बार फिर आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, राजकुमार सिंह जी हैं और हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी हैं। स्वागत एक बार फिर आप लोगों का। सर, राहुल गांधी ने अभी रायबरेली में स्टेटमेंट दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को और गृहमंत्री अमित शाह को आरएसएस को गद्दार कहा है। कहा ये मोदी एक बार फिर आपके सामने आएगा, रोएगा जैसे ये पहले आया था, नोटबंदी के समय आपके सामने आया था, कोविड के समय आपके सामने आया था और रोया था और कहा था कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन गलती उसी की है और मैं आपको बता रहा हूं उसी की गलती है, क्योंकि इन्होंने संविधान को खत्म करने का प्रयास किया है। वो फिर उन्होंने संविधान, वो डायरी जैसा जो उनके पास रहता है वो भी दिखाया उन्होंने। तो ये उन्होंने भी रायबरेली में कहा है। कल भी उन्होंने कुछ इसी प्रकार की स्टेटमेंट की थी, लेकिन आज तो वो थोड़ा आज तो काफी आगे वो उससे निकल गए, गद्दार तक पहुंच गए। तू तड़ाक उन्होंने कल भी किया था। और कल उन्होंने क्या कहा था कि ये मोदी आपसे कह रहा है कि सोना मत खरीदो। सोना क्यों मत खरीदो? क्योंकि आप सोना खरीदोगे तो शेयर नहीं खरीदोगे, आप शेयर नहीं खरीदोगे तो अडानी अंबानी का नुकसान हो जाएगा। अब कल किसी ने ठीक कहा कि लोग तो सोना पहले ही खरीद रहे थे, तभी तो सरकार ने मना किया, मतलब अडानी अंबानी तो बहुत लॉस में चल रहे होंगे, बड़ी उनकी घाटा हो रहा होगा बड़ा उन लोगों, क्योंकि भारत उनके शेयर नहीं खरीद रहा था। फिर दूसरा जो है उन्होंने कहा हमसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, यहाँ खाने को नहीं है, भोजन नहीं मिल रहा है और ये ऊट पटांग बातें कर रहा है। कल भी ऐसी कहा। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है मोदी, अजीब अजीब बातें करता रहता है। तो कल वाला भी एक बार आप बयान सुन लीजिए। फिर उसके बाद जो उनके आजकल पॉलिटिकल एलाय हैं उन्होंने भी कुछ कहा है, वो भी सुनेंगे, देखते हैं। नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं, देश के किसान से कहते हैं, देश के मजदूर से कहते हैं, देश के छोटे व्यापारियों से कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। अरे भाई, यहां पे भोजन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा और पता नहीं कौन सा सपना देख रहे प्रधानमंत्री, देश को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। गैस नहीं मिल रही, घर में खाने पकाने के लिए गैस नहीं है और प्रधानमंत्री कह रहा है कि विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, पता नहीं कहां, मतलब कौन से मतलब दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। आप लोग तांगे से आए क्या आज, या ई रिक्शा से आए? हम पूछ रहा हूं मैं। नहीं सर, उन्होंने कहा तेल नहीं मिल रहा है और कल होटल में खाना खाया था क्या? लेकिन होटल भी तो गैस से बनेगा खाना, तो कहां से खाना खाया आपने कल? नहीं, खाना तो घर में ही खाया। खाना जैसे दुनिया चल रही है, अर्थव्यवस्था में थोड़ी तंगी है और वैश्विक स्तर पे है, लेकिन जीवन तो उसी तरह गैस मिल रही है सर, बिल्कुल मिल रही है, पेट्रोल डीजल मिल रहा है अभी तक आराम से। उनको क्यों नहीं मिल रहा है? उनको किसने बता दिया? उनको तो इससे ज्यादा है, उनको राजनीतिक ईंधन नहीं मिल रहा है, उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है इन चुनावों में और ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। कांग्रेस को हालांकि केरल मिल गया, लेकिन कुल मिलाकर के 5 विधानसभा चुनावों ने अपोजिशन को बहुत बड़ा झटका दिया है। और ये जो भाषा है ना, मैं पहले भी कहता हूं, स्वीकार्य तो किसी स्तर पर नहीं है। आपने लेकिन एक बात कही सर ब्रेक से पहले कि सरकार को भी इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और देखिए, मेरा मानना है जब भी संकट की घड़ी होती है, राष्ट्रीय संकट की घड़ी है, आपको राजनीतिक दलों को विश्वास, आपकी बात पर मैं डिस्कशन करूंगा इस पर, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल ही इनकी बात पर रिएक्ट किया था। आज वाली पे तो और आएगा रिएक्शन। उन्होंने कहा था, राहुल जी ये बताइए कि गरीबों के लिए जो मोदी सरकार योजनाएं चला रही हैं, क्या ये आपको याद है, ये आपको मालूम है? फिर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके राहुल गांधी को टैग करके उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा करिए ज़रा। वो कहती हैं कि ये हमने जितनी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमने काम किया है, ये कहाँ से आया? ये छोटे मजदूरों के लिए जितनी स्कीमें हमारी, छोटे गरीब आदमियों के लिए जितनी स्कीमें हमारी चल रही हैं, किसान, गरीब, महिलाएं, MSME, उनके लिए जो भी हमारे काम हो रहे हैं 2014 से हर वर्ग के लिए जो हमने स्कीम्स लागू की, हाँ पूरी डिटेल 58, हाँ ये मिल गया मुझे, 58 करोड़ जनधन खाते क्या अंबानी के लिए है? 57 करोड़ मुद्रा लोन ये किसके लिए है? PM विश्वकर्मा योजना, PM इंटर्नशिप योजना, ई श्रम कार्ड, जी राम जी अधिनियम जो बिना किसी रिसाव के 125 दिनों का रोजगार देता है, मजदूरी का काम का रोजगार देता है। 9 करोड़ से अधिक PM किसान संवितरण किसके लिए हैं? लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ईंधन पर उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी किसके लिए घटाई गई है? PM गरीब कल्याण अन्न योजना जो राशन बढ़ता है वो किसके लिए है? 1 करोड़ स्वनिधि खाते ये किसके लिए हैं? खाद अगर कम दाम पे मिल रही है तो उस पर जो सब्सिडी दी जा रही है वो किसके लिए दी जा रही है? कृषि ऋण जो उसमें वृद्धि हुई है एग्रीकल्चरल क्रेडिट ग्रोथ में, वो किसके लिए है? MSME क्रेडिट ग्रोथ में 33% बढ़ोतरी हुई है, आखिर उसका लाभ किसको मिला है? खैर ये सारी बातें उन्होंने गिना दी इसके बहाने सारी की सारी, क्योंकि वो भी अडानी अंबानी से नहीं हट पा रहे थे। जैसा मैंने कल तो उन्होंने सोने को भी अडानी अंबानी से जोड़ दिया। जी त्रिपाठी जी। देखिए, मुझे तो सचमुच आश्चर्य होता है
कि राहुल गांधी, मतलब अब ये वाला तो और मुझे बड़ा विचित्र लगता है जो हम लोग बीच बीच में कह देते हैं ना कि वो अंग्रेजी हिंदी का अंतर नहीं जानते। मतलब अब इसको बिल्कुल नहीं बात उनके जो लोग हैं वो, हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि अब मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं। अब ये अंग्रेजी हिंदी का अंतर नहीं भाई, वो आदमी सोच समझकर देश के प्रधानमंत्री को डंडे मारने, गाली देने, कोई अगर मान लीजिए कि गुस्से में कहीं काफिले पर चप्पल उछाल दे, जो एक बार हुआ था, आज तक एक बार हुआ है, तो उसको देश का आक्रोश बताने, झंझट को सड़कों पर लाने और ये कहना कि भैया सब कूद पड़ो एकदम से, सब राहुल गांधी को सत्ता दिलाने के लिए जान दे दो। इनका जो गिरोह है वो क्या कह रहा है, घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, खुद एसी में बैठे हुए हैं, खुद पूरा इंतजाम करके हैं, ना आप चलो गोली खाओ, मरो, क्या करो क्या ना करो। पूछेंगे लोग किसके लिए भाई? देश हमारा सबसे बेहतर स्थिति में है, देश में पिछले कुछ समय में जीना बेहतर हुआ है, गरीबी से 25 करोड़ लोग बाहर आए, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर ये नहीं रुका तो हम रिवर्स कर जाएंगे। ये एहसास भारत के प्रधानमंत्री को है। जब वित्त मंत्री ये सारी चीजें गिना रही होती तो किसका भला हुआ? किस महिला का? वो कोई अंबानी अडानी के घर की महिला थी क्या? प्रीति अडानी और नीता अंबानी थी जिनको वो चूल्हे पर बनाना पड़ रहा था, उनकी आंख जो है उनमें धुआं जा रहा था। वो सामान्य महिला थी भाई साहब। तमाशा करना बंद कीजिए। देश आपको एक क्या कहें, मस्खरे जैसा समझने लगा है। उसको लगता है कि ये आदमी जब भी आता है कुछ न कुछ उटपटांग बोलकर जाता है। किसी अमीर महिला को मोदी के आने से पहले कोई मुश्किल नहीं थी, सिर्फ गरीब महिलाओं को मुश्किल थी, जो नरेंद्र मोदी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, इसीलिए रसोई गैस हो, इलेक्ट्रिक हो, अच्छी रोशनी हो, इन सब पर उन्होंने काम किया, पौष्टिक आहार पर उन्होंने काम किया। और उसके बारे में जब आप इस तरह से बात करेंगे तो फिर उसका जवाब तो जनता, उसका एक ही तरीका है, वोट। हमारे यहां तो और कुछ होता नहीं, हम तो कोई वो क्या कहते हैं उसको, बंदूक की नली से बंदूक की क्रांति नहीं, वो भी हमने खत्म कर दिया, कहीं कहीं था, हाँ वो भी खत्म कर दिया हमने। तो लेकिन मुझे लगता है कि जरा सोचना चाहिए कि नेता विपक्ष ऐसी बातें क्यों करते हैं। एक साथी उनके संजय राउत जी हैं, शिवसेना यूबीटी के, उनसे सवाल हुआ भी देश में महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ गए, उन्होंने कहा जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलने के लिए तो तुम लोग आए हो, इनको इसलिए तो लाए हो कि जय श्री राम वाले लोग हैं, अब बोलो जय श्री राम। जिसको महंगाई मार रही है, ये अगर भाजपा के लोग हैं तो जय श्री राम बोलो, 10 रुपया कम हो जाएगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है ना, जय श्री राम बोलो सब कुछ मिल जाएगा। तो जिनको लगता है कि बहुत महंगाई हो गई, अब घर कैसा चलेगा, चूल्हा कैसा जलेगा, और मैंने तो बीजेपी को वोट दिया है, तो आराम से बैठो सब लोग एक साथ और मोदी जी के घर के सामने जाकर या मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के घर के सामने जाकर जय श्री राम के नारे दीजिए, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। एक जमाना था जनता महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरती थी, खास करके बीजेपी, सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी जी, हाँ आते थे ना सड़क पर सिलेंडर लेके, प्याज लेके। अब कहाँ गए वो लोग? अब महंगाई का मार जो है वो राष्ट्रभक्ति है, आपको सहन करना चाहिए, चाहे लोग मरे या शमशान में जाए। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये बीजेपी के लिए कह रहे थे, ये देश की जनता को कोस रहे थे, ये उन लोगों को कोस रहे थे जिन्होंने मोदी को वोट दिया, ये उनको कोस रहे थे जो बीजेपी को वोट देते हैं कि आप भजो जय श्री राम। अब महंगाई बढ़ेगी तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते मोदी जी के घर के सामने बैठ जाना जाकर के। हाँ, मुझे लगा वो खुद को ही कोस रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं। नहीं कि भाई कोई आया नहीं, सड़क पे नहीं आया, हाँ, ये भी किसको सड़क पे लेकर आओ। आना था। यही तो लेकिन ये तो अपोजिशन की फेलियर है। नहीं, पर वही तो अगर कह रहा हूं, मुद्दे हैं खुद सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, जनमत जगाना, तो अपोजिशन का काम है, उनकी अपनी फेलियर है। सुषमा जी कैसे आंदोलन आज कर सकती हैं ये बताइए मुझे। तो वो ये कह रहे थे सुषमा जी जैसे करते कहते थे हैं सड़क पर आ जाते। एक टाइम पे वो लोग सड़कों पे आते थे, तो वो विपक्ष के नेता थे। आप आज भी अगर सुषमा स्वराज को सड़क पर, स्वर्गीय सुषमा जी शानदार नेत्री थी, आज भी उन्हीं को याद करें तो इसका मतलब क्या हुआ? सत्ता जनता ने छीन ली, विपक्ष की औकात और स्वभाव आपका रह नहीं गया। एक लाइन की बात नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई ये सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है कि आप सड़क पर ना आए, प्रोटेस्ट ना होगा, सिलेंडर ना लाएं। 3-4 दिन तो किया था ना सर, गर्मी ज्यादा है, मई जून चल रहा है, मेरे मुंह में थी बात। गर्मी ज्यादा है सौरभ जी, मैंने आपकी बात कह दी। और गर्मी में अब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और इसी पर अगर सब कुछ होना है तो इसलिए तो ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जैसा हर्ष जी ने कहा, ये जवाब तो जनता दे चुकी है। अब जनता जवाब दे चुकी है तो कैसे इसको कुछ तो कहना है, उन पदों पर बने रहना है। मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों के बाद शायद ये पद भी इनके पास नहीं रहेंगे। और जहां तक राम का सवाल है
तो ये बिल्कुल मैं स्पष्टता कह रहा हूं कि राम की कृपा है। अगर राम की कृपा नहीं होती तो क्या आज जिस देश में चाइना +1 के रूप में भारत को इन्वेस्टमेंट के रूप में लोग देख रहे हैं, क्या यहाँ जो आपके यहाँ परसों ही कितनी FIIs जो हैं वो आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो ये कहां से चल रहा है? इकोनॉमी पे डिबेट होना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल होना करें चाहिए, बहस। डिबेट हो। सब कुछ बहुत रोजी रोजी हो ऐसा भी नहीं है, करनी नहीं, चाहिए कहीं बात नहीं उस है। पे। लेकिन उनका दर्द ये है कि ये जनता बाहर सड़क पे क्यों नहीं आती? तुम क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते क्योंकि बाहर आके? कौन तुम किस क्यों तरह आंदोलन आना नहीं है? खड़ा करते? तुम क्यों इसको नेपाल तो बांग्लादेश नहीं बना देते? इसीलिए मैंने कहा कि वो अपने को कोस रहे हैं ना। संगठनात्मक स्तर पर इनके पास जड़ें नहीं है, तो जनता कहां से जी आएंगी? सर। भाई ये सवाल तो जो हमारे मित्र हैं संजय जी, उनसे पूछना चाहिए ना, राहुल जी से पूछना चाहिए कि आप सड़क पर क्यों नहीं आ रहे। मैं तो यही कह रहा हूं कि सड़क पर आना चाहिए। संकट है, रोजी पिक्चर नहीं है, सब कुछ है, तो आप सड़क। सुषमा जी को क्या याद करने की जरूरत? और सुषमा जी याद आती है तो उसी बहाने से आप आ जाओ सड़क पर। कि वो लोग ऑपोजिशन में थे तो वो ये लोग करते थे। अपोजिशन में थे तो ये सब काम करें। राहुल जी भी आए, सब लोग आए। क्यों राहुल और जी जो ने भी आपको बयान याद नहीं है? वो भी जनता को कोसते, तो तुम बैठ के रील देखो, हाँ। रील देखो तुम बैठ के। तो सरकार के खिलाफ खड़ा होना है तो कम से कम जनता आ जाए और जनता के साथ, जनता को बल्कि वो लेकर आए कि भाई अरे कम से कम जनता नहीं, जो कार्यकर्ता है जितने उनको लेकर आए। लेकिन मुझे कुछ लगता है कि ये बीजेपी की कोई कॉन्स्पिरेसी है कि इस तरह के, हाँ ये इस तरह से करके फायदा किसका हो रहा है इसमें? लेकिन राहुल जी तो नहीं, राहुल जी भी तो राहुल जी को तो आप आपने कहा ही हमेशा है वैसे स्टार प्रचारक मानते हो अरे सर, बीजेपी लेकिन का। आपके सारे मित्र कहते हैं कि राहुल के अलावा कोई लड़ नहीं सकता है। नहीं, पर हर्षी आपने तो अभी कहा कि जब तक वो हैं तब तक। नहीं, ये तो मेरी अपनी राय अरे कल उन्होंने एक और गजब की बात कही राहुल गांधी ने, मैं उनके क्योंकि दो स्पीच सुनी मैंने 16-17 मिनट की। एक में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तो मीडिया पे वो तो अब हम भी टारगेट पे हैं उनका, तो मीडिया वाले कुछ नहीं दिखाएंगे आपको, ये कभी आपको ये केवल अमिताभ बच्चन दिखाएंगे, ये आपको डांस दिखाएंगे, ये आपको क्रिकेट दिखाएंगे, ये कभी कोई और बात नहीं करेंगे। बात हम दिन भर राहुल गांधी की करते रहते हैं, ये अलग बात है। फिर उन्होंने कहा एक जगह पर ये कहा कि जितने नेता हैं, कोई पार्टी को नहीं बताई उन्होंने कौन सी, उन्होंने सब नेताओं को शामिल कर लिया। सब अंबानी की शादी में गए थे, बताओ एक नेता कौन नहीं गया था? आप लोग बताइए कौन एक नेता नहीं गया था? मैं नहीं गया था। तो ये तो वो खुद कहते हैं कि मैं ही हूं जो लड़ रहा हूं, अकेला मैं ही बचा हूं अब देश में जो मोदी से लड़ रहा है। ये उनको सच में लगता है। सुनिए, अधीर रंजन चौधरी ने कभी कहा था कि अंबानी अडानी हमको पैसे नहीं देता तो हम उन पे हमला नहीं करेगा, जिस दिन देने लगेगा नहीं करेगा। अभी तो बोला उन्होंने। सवाल दूसरा है, आप अंबानी के यहाँ शादी में नहीं जाएंगे, अडानी पर हमला करेंगे, ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन देश के इन दोनों सबसे बड़े उद्योगपतियों में जो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं, जो वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, उनको आप दिन रात इस तरह से गालियां देते हैं। अरे एक डेटा आया हुआ है कल, तो एक तो बीजेपी ने ही एक वो निकाला कि कितने चुनाव जो है राहुल गांधी जी की लीडरशिप में हार चुकी है उनकी पार्टी। फिर एक डेटा कल से और ये चल रहा है कि देश में किसके कितने एमएलए हैं। इसके अगले वाली खबर है जरा, कुछ एमएलए इसके बचे अगले हैं। आज देश में किसके कितने विधायक बचे हुए हैं, इसका एक डेटा है, तो वो मैं आपको बताता हूं। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी के देश के अंदर विधायक जो हैं वो 1200 हुआ करते थे, आधे रह गए। 1200 विधायक होते थे, और आज वो 676 रह गए। बीजेपी के पास इस वक्त सबसे ज्यादा देश में 1400 1810 विधायक हैं। प्रिंट ने स्टोरी भी 663 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है, जिसके पास 135 हैं, ये भी बीजेपी के एलाए हैं। और 123 विधायक वाले अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी इलेक्शन स्टेट कल पंजाब है, और जो अगले साल इलेक्शन होना है। लेकिन क्या ये आंकड़ा कभी आगे जाके बदलेगा, इस पर हमको बात करनी चाहिए। ये 2007 से आ रहा है, मैं इसमें 2000 एक पूरा पाई चार्ट है, 2014 से ले लेते हैं, चलें जब आए 2014 से कर 2014 से कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा तब बीजेपी 2008 के 1058 विधायक थे, 1058, और कांग्रेस पार्टी के 911 विधायक थे। ठीक, अब वहां से मतलब आज कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। बहुत अंतर नहीं था सर, 100 विधायकों का अंतर था। वहां से बीजेपी 1800 पे पहुंच गई है, 1800 विधायक हैं, मतलब उसने कितने राज्य जीते होंगे। और कांग्रेस पार्टी वहां से होती हुई आ गई है 676 के ऊपर। अब ये सब बातें होती हैं पीछे तो तक फिर जाओगे तो आप, जब इंदिरा जी का प्रधानमंत्री का काल था तो 85% राज्य जो है और 75% आबादी कांग्रेस के पास शासन वाली थी। आज बीजेपी के पास, आज बीजेपी के पास है। मोटे तौर पे यदि ऐसा समझे उसको, टोटल विधायक और ये सब कर रहे। ये आपका नेशनल फुटप्रिंट है इस वक्त है। कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का। जी सर। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ज्यादा फोकस, अगर वो कांग्रेस के भी हित करना चाहते हैं तो इसी पर करना चाहिए कि वो कहां से कहां पहुंच गए। 2014 से 2026 में हम लोग खड़े हैं,
बीजेपी ने पूरी तरह से नेशनल पॉलिटिक्स में जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है उसमें कांग्रेस को टेक ओवर कर लिया है। लेकिन कांग्रेस अभी 10-12 साल में भी एक जिम्मेदार अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन के रूप में अपने को नहीं ला पाई है। कांग्रेस एक क्या ही रह गई, आदत नहीं रही बीजेपी 3 गुना हो गई। अपोजिशन में रहने की संघर्ष की आदत नहीं है। और इससे पहले जब जब सरकारें आई, अटल जी को थोड़ा अपवाद मान ले, तो ऐसे दलों की आई जिनको कांग्रेस ही चाबी देकर सरकार बनाती थी और फिर नीचे से बैठा के खींच लेती थी। तो उनको लगता था जब जब उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन जाएगी कांग्रेस अपने आप आ जाएगी। वो परिदृश्य अब नहीं है। राजनीति का मिजाज, राजनीति का मुहावरा सब बदल गया है। पर राहुल गांधी या कांग्रेस अभी उसी अतीत में जी रहे हैं कि जनता अपने आप हमको लेके आएगी। वो दौर गया। आप संघर्ष करेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, एक राजनीतिक जिम्मेदारी विपक्ष के तौर पर निभाएंगे, तब जनता आपके बारे में सोचेगी। अब एक खबर सुनकर मुझे तो बहुत हैरानी हुई, आपको होगी कि नहीं होगी। इनके जो अभी लेटेस्ट एलआई बने विजय, टीवी के पार्टी वाले, तमिलनाडु वाले, कल उन्होंने एक पोस्ट किया। बहुत ये बड़ी खबर। पोस्ट में उन्होंने LTTE, अब तो शायद आज की जनरेशन को गूगल करना पड़ेगा, क्या लिट्टे कहते थे, बड़ी घटना है ये, बड़ी लिट्टे। Liberation of Tamil Tiger Freedom। श्रीलंका में तमिलों के के लिए एक अलग आजाद देश बनाने की लड़ाई लड़ी प्रभाकरन ने। LTTE नाम का एक संगठन बनाया। वो ऑलमोस्ट एक मिलिट्री ही थी। उसके पास टैंक भी थे, उसके पास सब कुछ था, उसके बाद नेवी भी थी, एक छोटी सी एयरफोर्स भी थी, एक बड़ा सैन्य संगठन बनाया। लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और अंत में ये भी मारे गए, श्रीलंका की सेना जीत गई। लेकिन हमारे देश में प्रभाकरन को क्यों जाना जाता है? हाँ, वो मैं प्रभाकरन ने राजीव गांधी की हत्या करवाई 1991 23 मई 1991। सुइसाइड बॉम्बर भेज के भारत में, तमिलनाडु में एक रैली में थे और वो इलेक्शन ही था 1991 का लोकसभा इलेक्शन, श्री पेरुम्बदूर में इलेक्शन कैंपेन में गए। इलेक्शन कैंपेन में सुइसाइड बॉम्बर भेजकर प्रभाकरन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। LTTE हत्या करवाई, राजीव गांधी की हत्या करवाई। और उस प्रभाकरन के लिए लिखते हैं विजय, तमिल में पोस्ट किया था, मैं इंग्लिश में उनका जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ रहा हूं। वी विल कैरी द मेमोरीज ऑफ मुलिवैक्कल कहते होंगे प्रभाकरन? नहीं, वो एक जगह है जहां जेनोसाइड हुआ था तमिल्स का, हजारों की संख्या मारे गए थे, उनमें प्रभाकरन भी शामिल था। उसी जगह मारा गया था जी। सो ओके, वी विल कैरी द मेमोरीज ऑफ मुलिवैक्कल इन आवर हार्ट्स, वी विल ऑलवेज स्टैंड इन सॉलिडारिटी फॉर द राइट्स ऑफ आवर तमिल किन लिविंग अक्रॉस द सीज। आप जिसके पिता की हत्या की हो, उस व्यक्ति के लिए। और प्रभाकरन मेन एक्यूज थे उसमें। सर प्रभाकरन ही सब कुछ था। मेन एक्यूज क्या थे? प्रभाकरन वो तो प्रभाकरन हेड कर रहे थे LTTE को। सो ये, हाँ सर आप कह रहे थे कि इसमें नहीं, मैं यही कल मैंने देखा था, हम लोगों की चर्चा, ये तो बहुत मतलब बड़ी घटना है। उसको जब आपने वो श्रीलंका का जिक्र किया, मैंने कि वो तो एक रेफरेंस है LTTE का, लेकिन उसका बड़ा रेफरेंस है हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ, कि वो राजीव गांधी जी की हत्या करने वाले लोगों में की उन्होंने थी LTTE ने, और वो हुई। लेकिन मैं फिर सोचा ये खबर हुई है जिस पर विजय ने श्रद्धांजलि दी, उनकी अपनी सोच होगी। उस पार्टी की सरकार में वो शामिल है कांग्रेस। लेकिन मुझे याद आया कि 96 में भी ऐसा हुआ था। 96 में इससे उलट किया कांग्रेस ने। तब तो सीताराम केसरी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और देवेगौड़ा सरकार थी, और जैन कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिश करने की बात हुई थी। वो आई भी नहीं थी, लेकिन जैन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, और जिसमें कहा गया कि DMK उसमें शामिल है। ठीक है। और सीताराम केसरी ने देवेगौड़ा सरकार, जिसको सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर समर्थन दिया था, एक ही दिन में वो विड्रॉ कर लिया था, सरकार गिरा दी थी। DMK उसमें शामिल है, और LTTE तो डायरेक्ट शामिल है उसमें राजीव गांधी की हत्या में। मतलब उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो सारे मतलब DMK तो एक आरोप के तौर पर शामिल है। मुलिवैक्कल में करेक्ट कर दूं, मुलिवैक्कल वो जगह है जहां श्रीलंका की सेना ने 2009 में प्रभाकरन को मार गिराया था। उसी की बरसी पर विजय ने सोशल मीडिया पर यह श्रद्धांजलि। मैं सौरभ जी 1 मिनट लेना चाहता था, क्योंकि बड़े अच्छे मुद्दे आपने आज उठाए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहां तक इसका सवाल है, LTTE भारत के लिए एक प्रतिबंधित संगठन है। हाँ। और भारत में ने उसको एक आतंकवादी संगठन के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है। पर मैं इससे ज़्यादा कांग्रेस का जो दिवालियापन या खोखलापन है, मैं उस पर इसलिए भी आना चाहता हूं कि जहां तक कांग्रेस के सीटों के घटते हुए सीटों का सवाल है, सौरभ जी 1952 से लेकर अगर आप आज देखेंगे स्टेट असेंबलीज में, हर दशक में कांग्रेस की सीटें और कांग्रेस का वोट शेयर स्टेट असेंबलीज में नीचे जाता रहा है।
लेकिन सबसे ज्यादा जो बात अभी कही जा सकती है वो ये है कि 2007-8 से लगभग राहुल गांधी कांग्रेस के संगठन में भूमिका निभाने लगे। पहले यूथ कांग्रेस में, फिर 2013 में वाइस प्रेसिडेंट बने, 2017 में प्रेसिडेंट बने, 2018-19 के बाद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। उस समय के बाद से स्थिति अब ऐसे समझिए कि भारत में हर दूसरा एमएलए बीजेपी का है, और जबकि भारत में हर तीसरा एमएलए करीब करीब है, और हर छठा, हर 6 फैक्ट्री में आप कांग्रेस के एमएलए कहे जा सकते हैं। और इसका अगर इसकी संरचनात्मक दोष और इस संरचनात्मक पतन का किसी को जिम्मेदार मानना चाहिए तो वो राहुल गांधी को ही माना जाना चाहिए। अभी हालांकि इस पर टीवीके की सफाई भी आई है इस इशू के ऊपर कि विजय श्रीलंका में मारे गए हजारों तमिलों की बात कर रहे थे, सिर्फ प्रभाकरन की बात नहीं कर रहे थे। तो वो समझते हैं ना इस बात को, क्योंकि एक प्रतिबंधित संगठन के हेड को लेकर, हालांकि इसमें मुझे नहीं पता कि कर सकते कि कांग्रेस के पास एक लॉजिक हो सकता है। मैं वैसे ही याद, बहाने तो हजार खोजे जा सकते हैं। नहीं, बहाने ये कि जो जिन लोगों ने हत्या की थी जिसमें शामिल रहे थे उन लोगों को माफी दिलवाने के, जीवन दान देने की मांग गांधी परिवार ने की थी। ये एक रेफरेंस के तौर पर बात कर रहा हूं। मिली भी थी। नहीं, उसके बाद माफी की अभय दान देने की भी बात की। लेकिन प्रभाकरन, हाँ, वो प्रभाकरन एलटीटी प्रतिबंधित संगठन और भारत सरकार का एलटीटी को लेकर क्या रिश्ता, और राजीव गांधी ने सारा बड़ा कैंपेन ही उनके खिलाफ। नहीं, विजय को एक बात और बतानी चाहिए। विजय ये सफाई दे रहे हैं, उनकी पार्टी ने सफाई दी कि हम उस जगह पर मारे गए तमिलों की बात कर रहे थे, श्रीलंका की सेना ने जिनको मारा, हम प्रभाकरन की बात नहीं कर रहे थे। प्रभाकरन ने मारा क्यों था राजीव गांधी को, हत्या क्यों करवाई थी? क्योंकि राजीव गांधी जी ने श्रीलंका में प्रभाकरन के खिलाफ भारत की सेना भेजी थी। वो बड़ी बात उसमें वो है, इंपॉर्टेंट है कि तो फिर विजय बताएं क्या उससे वो सहमत है? नहीं, ये जो टीवीके की सफाई है वो भी अर्धसत्य है। अर्धसत्य इसलिए है कि पिछले साल नई पार्टी बनाने के बाद जब प्रचार कर रहे थे अपनी पार्टी का, सितंबर में विजय ने खुद कहा था कि प्रभाकरन के मरने के बाद जी श्रीलंका और देश के, दुनिया के बाकी हिस्सों में भी जो तमिल रह रहे हैं वो अपने आप को नेतृत्वहीन महसूस कर रहे हैं, एक ऐसे नेता को मिस कर रहे हैं जिससे उनको माँ जैसा प्यार मिला था। ये कहा प्रभाकरन के लिए नाम लेकर के सितंबर के महीने में उन्होंने अपनी एक रैली में कहा था। एक्चुअली हमारे लिए भी, मतलब इंडियंस के लिए भी ये मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है, क्योंकि वहाँ तमिल लोग रहते हैं। हमारे यहाँ तमिलनाडु में बहुत से लोगों की सहानुभूति जो है उलझा हुआ नहीं है। देखिए, यही समस्या है। जब आप देश के लिहाज से सोचेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। किसी भी दूसरे देश में हमारी सेना भेजकर किसी भी तरह के अभियान में क्यों शामिल होना, बेसिक की बात कीजिए। राजीव गांधी सरकार का वो निर्णय ही पूरी तरह से गलत था। भारत की भूमि पर कोई लिट्टे के नाम पर आतंकवाद करेगा, उसको बिल्कुल ऐसी की तैसी कर दीजिए, उसको उसके खिलाफ जो करना करिए, लेकिन विदेशी धरती पर क्यों हम भेजेंगे? ये प्रभाकरन ने उसके बाद हत्या कराई, लेकिन अगर हत्या हमारे प्रधानमंत्री की कर दी, बिल्कुल तो क्या किसी की बेटी को यह अधिकार है कि देश के प्रधानमंत्री के हत्यारों को माफी दे दे? ये इस पर चर्चा ही नहीं होती। भारत के प्रधानमंत्री के हत्यारों को उन्होंने अपनी तरफ से माफ कर दिया, वो थोड़ी करने वाले हैं। इसको समझिए बात को। यही तो पोस्चरिंग होती है, यही तो एक कहते हैं ना तरीका होता है। आप उस जो पूरे के पूरे लिट्टे का था, आप उसके तमिलों के हित की बात कर सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं। तमिलों का हित सुरक्षित रहना चाहिए, तमिलों का हित हो यहां हो या दुनिया के किसी हिस्से में हो। लेकिन अगर कोई उसके नाम पे किसी दूसरी धरती पर आतंकवादी संगठन बना रहा है, तो पहली बात तो हम उसके खिलाफ क्यों जाएंगे? दूसरा, अगर हमारे यहां कुछ हो गया, हमारे प्रधानमंत्री की हत्या कर दी, तो फिर कानून अपना काम करेगा ना। विजय और कांग्रेस पर क्या कहना है? नहीं, विजय कांग्रेस तो मैं फिर कह रहा हूं कि विजय शायद, मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो फिर से गुब्बारा न साबित हो। लग ये रहा है कि पैकेजिंग नहीं है, कॉन्स्पिरेसी और पीछे के एक्टर्स जो हैं वो सेम है। वो बहुत सब ब्रेक लेना पड़ेगा, बहुत शॉर्ट में आपको। बहुत शॉर्ट में। एक तो ये विजय ने कल कहा है, जो रेफरेंस लिया है, तमिल भावना अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं वीसीके का समर्थन को है, और वीसीके लिट्टे की समर्थक पार्टी मानी जाती है। वीसीके जो इनके साथ जी है। जी। दूसरी श्रीलंका में जो लिट्टे का अभियान था, लिट्टे की गतिविधियां थी, उनको खाली आइसोलेशन में श्रीलंका के लिए मत देखिए। उनका सपना तमिल राष्ट्र बनाने का, और कहीं ना कहीं वो हमारे तमिल प्रदेश के लिए, तमिलनाडु के लिए भी एक चिंताजनक स्थिति थी। वाइको ने इस बार एक समय में ये जोड़ दिया था कि तमिल बनना चाहिए, और वो राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ था। उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया गया था।